स्टडी कर रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था लेटरल शिफ्ट का। ठीक है, तो यही वहीं से इस वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब है उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो चलिए फिर से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमने कंसिडर किया था एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लाइक दिस, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम यहाँ पर म्यू कंसिडर कर लेते हैं। ये ग्लास है और ऊपर वाला मीडियम क्या है, एयर है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर देखिए म्यू कंसिडर कर रहा हूँ मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ से एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, आगे रिफ्रैक्शन दिखाने के लिए हमें यहाँ पे रिक्वायर होगा नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है लाइट रे, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। तो ये लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई कुछ इस तरीके से, और अब ये ग्लास में स्ट्रेट पाथ कवर करेगी। फिर से यहाँ से नेक्स्ट इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा। सो हमें एक और नॉर्मल यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा कुछ इस तरीके से। और अब ये जो रे है, ये रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये इस तरीके से बेंड कर जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस। ओके, नाउ अगर आप इसका पहले यहाँ पर ट्रैक देखें कैसे ये आगे ट्रैवल करती, तो ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे हो, ये वाली रे और ये रे दोनों क्या हैं, पैरेलल है। और लास्ट वीडियो में हमने ये प्रूव भी किया था, ये वाला जो एंगल है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है, ये दोनों इक्वल दिखाए थे, जिससे ये दोनों रे जो होती पैरेलल हो गई थी। अब इन दोनों पैरेलल रे के बीच का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, उसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड्स एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी। ये वाला एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल देखिए यहाँ पर, ये वाला एंगल नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनेगा ये होगा आर। ओके, ये आर होगा बच्चों। इसको अगर मैं आगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से बढ़ा दूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर हम इसको देखिए, अगर हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डालें ये, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा लेटरल शिफ्ट, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। ठीक है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री। इसका अब हम नेमिंग कर लेते हैं। इस वाले इंटरफेस को हम लिख लेते हैं पी क्यू से, इस वाले इंटरफेस को हम लिख लेते हैं आर एस से। ओके, और इसका नेम हम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हमें एक्स का वैल्यू अगर निकालना है तो हमें ये ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा ए सी डी। इसमें आपको ये वाला एंगल रिक्वायर्ड होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखिए आप। ये वाला जो एंगल है एंगल आई, और ये जो पूरा एंगल है ये दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा बाहर बना के आपको दिखाऊं कुछ इस तरीके से, देखिए ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों क्या होंगे, आई होंगे। ठीक है, ये एंगल और ये पूरा एंगल, क्योंकि क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये जो छोटे वाला एंगल बचा है वो कितना बचा है, आई माइनस आर। ओके, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, आर है यहाँ पे। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब ये ट्राइंगल मैं कंसिडर करता हूँ ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें हम साइन अप्लाई करते हैं। साइन एंगल कितना है बच्चों, आई माइनस आर है, इज इक्वल टू साइन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए इस ट्राइंगल में 90 के सामने हाइपोटेनियस होगा। ये वाला एंगल कंसिडर किया है, तो इसको जो टच करते हुए लाइन जा रही है बेस होगा, और ये बच गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया अपने पास, एक्स अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया, ए सी। ओके, सो एक्स का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा अपने पास। ए सी को हम साइन के पास भेज देंगे, ए सी साइन आई माइनस आर। ओके, नाउ अब हमें एक तो ए सी का वैल्यू यहाँ से हटाना है, और एक हमें साइन का फॉर्मूला ओपन करना होगा। इसको इक्वेशन 1 मान के हम यहीं पर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको ए सी का वैल्यू हटाना है तो ये वाला ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है,
ए बी और सी, ये ट्रायंगल फिर से कंसिडर करना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए एक तो हमें यहाँ पर एग्जाम में या फिर हमें जो जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब गिवन रहता है, यानी अपने पास ए बी का वैल्यू है। तो ए बी कौन सा साइड होगा, ये एंगल है, एंगल को टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं बेस। तो अपने पास बेस है और हमें हाइपोटेनियस यानी ए सी का वैल्यू चाहिए, तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाना है जिसमें ए बी और ए सी दो हो या दोनों हो, यानी कि बेस और हाइपोटेनियस। तो इसके लिए हम लगाएंगे कॉस, और इस ट्रायंगल में एंगल कितना है, आर है, इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस ही क्या है, ए बी यानी कि टी, अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए सी। ए सी को मैं इधर ले जाऊंगा, कॉस ये नीचे आएगा, तो ए सी का वैल्यू आ गया मेरे पास टी अपॉन कॉस आर। ओके, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मेरे पास x का एक और नया वैल्यू आएगा, x इज इक्वल टू ए सी की जगह रखा t अपॉन कोस आर। अब देखिए साइन a माइनस बी, ये देखिए साइन i माइनस आर को हम साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ओपन कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। देखिए स्टूडेंट, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वेदर यू आर अ बायो स्टूडेंट और मैथ्स स्टूडेंट्स, जब आप फिजिक्स कर रहे होंगे तो आपको कुछ टॉपिक्स हैं मैथ्स के वो आने ही चाहिए, बिना उनके आप फिजिक्स को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। उसमें वेक्टर आता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप यहाँ से याद रखना साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ओके, तो यहाँ पर ए और बी की जगह क्या है, आई और आर है। तो मैं साइन का ए माइनस बी का फॉर्मूला जब ओपन करूँगा, साइन ए मतलब साइन आर इंटू कोस बी मतलब कि कोस आर माइनस कोस ए मतलब कि कोस आई साइन बी यानी कि साइन आर। ओके, अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। कोस आर को हम इन दोनों के नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन आई कोस आर डिवाइड बाय कोस आर माइनस कोस आई साइन आर, डिवाइड में ये कोस आर इसके नीचे भी आएगा कोस आर। ओके, कोस आर से कैंसिल आउट होगा कोस आर। अब देखिए ये फॉर्मूला हम चाहते हैं सिर्फ आई एंगल में यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस में आए, ताकि हम कुछ और रिजल्ट यहाँ पे निकाल सके। तो यानी हम हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ तो एक तो साइन आर हटाना पड़ेगा और एक हमें यहाँ पे कॉस आर यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो इंटरफेस है पी क्यू, इस इंटरफेस पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। इस इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें जो साइन आई और साइन आर का रेशो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। तो क्या करते हैं बच्चों, यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, म्यू होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे साइन आर चाहिए तो साइन आर को इधर भेज देता हूँ, म्यू को हम नीचे भेज देते हैं। तो साइन आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइड बाय म्यू, ठीक है। नाउ साइन आर तो मेरे पास आ गया है, अब मुझे कॉस आर हटाना है। तो कॉस आर के लिए एक और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू कितना होता है, 1। आपको कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए तो साइन को इधर भेज देते हैं हम, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर इधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट। सो कॉस थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए यहाँ पे देखो कॉस आर का वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर आर। लेकिन फिर से आर तो हमें हटाना ही है, तो यहाँ पे साइन आर का वैल्यू ये वाला जो रखा हुआ है यहाँ पे ये हम रख देंगे, ठीक है। सो कॉस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन आर की जगह क्या रखेंगे, साइन आई अपॉन म्यू, साइन आई और क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा डिवाइड बाय म्यू का स्क्वायर। ओके, म्यू का स्क्वायर का इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, इसको बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर। अब क्योंकि म्यू स्क्वायर नीचे अकेला है तो म्यू स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऊपर बचेगा खाली म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड में म्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस आर। सो अपने पास कॉस आर और साइन आर दोनों आ गए हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख देते हैं। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू टी
साइन आई, यहाँ पे क्या है साइन आई है, माइनस यहाँ पे क्या है देखना कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर, कॉस आई इंटू साइन आर की जगह क्या रखेंगे साइन आई अपॉन म्यू, साइन आई अपॉन म्यू, और कॉस आर की जगह डिवाइड में कॉस आर था ना वहाँ पे, उसकी जगह रखेंगे अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाय म्यू, म्यू से कैंसल आउट हुआ म्यू। सो एक्स का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए फाइनल वैल्यू आ गया अपने पास टी साइन आई हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं साइन आई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ से क्या बचा कोस आई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ लेटरल शिफ्ट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, लेटरल शिफ्ट ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला जो आपने कैलकुलेट कर लिया है ये थिकनेस ऑफ स्लैब और इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने कैलकुलेट कर लिया। एक्स की वैल्यू के बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इस इक्वेशन का वैल्यू तब मैक्सिमम होगा जब इसका वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम, और साइन आई का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1। सो आई का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे सर, साइन आई 1 वैल्यू साइन में किसका होता है साइन 90 का होता है, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 90। तो जब आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा तब एक्स मैक्सिमम होगा। सो एक्स मैक्स होगा कब, या होगा कितना टी साइन आई की जगह कितना रखेंगे 90, 1 माइनस कॉस आई की जगह कितना रखेंगे 90 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 90, ठीक है। देखिए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ये पूरा टर्म तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कितना बचा 1, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 ये कितना आ जाएगा टी आ जाएगा फाइनल आंसर। सो मैक्सिमम जो लेटरल शिफ्ट हो सकता है थ्रू अ ग्लास स्लैब वो कितना हो सकता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब के बराबर। अब यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स हम निकालते हैं। एक्स का वैल्यू जो एक्स है वो इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अगर आप ग्लास स्लैब का थिकनेस बढ़ाते हो तो एक्स का वैल्यू भी बढ़ेगा, ठीक है। और एक्स का वैल्यू कहाँ तक बढ़ सकता है थिकनेस तक, ये ध्यान रखना, थिकनेस जितनी होगी वहाँ तक बढ़ सकता है, उसके बाद एक्स का वैल्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एक्स का कितना है। ओके नाउ इसके बाद बात करें एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर आप बढ़ाएंगे एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और थर्ड देखिए एक्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये कैसे, फॉर्मूले में तो आपको दिख रहा है म्यू स्क्वायर क्या है डिवाइड में है, तो जरा ध्यान से समझना एक बात, अगर म्यू स्क्वायर का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो ये वाली जो टर्म है ये इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा क्योंकि ये डिवाइड में है, और डिवीजन में अगर वैल्यू बढ़ रही है तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। अगर ये वैल्यू डिक्रीज करेगा तो 1 में से उतनी कम वैल्यू डिक्रीज करनी पड़ेगी, यानी फाइनली इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और अगर ये इंक्रीज करेगा तो पूरा वैल्यू क्या करेगा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो एक्स का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो ये सभी बातें थी ग्लास स्लैब के लिए, अगर एक ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं हम लोगों को। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब स्टडी करते हैं हम कुछ एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे रियल एंड अपैरेंट डेप्थ, ठीक है, और इसके बाद पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसके कुछ एप्लीकेशन जैसे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। ऑप्टिकल फाइबर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम पूरा फोकस इनके ऊपर रखेंगे। सबसे पहले रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ की हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं सबसे पहले रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ की बात करते हैं।
देखिए जनरल लाइफ में हम ये देखते हैं कि जैसे अगर कोई कॉइन एक वाटर टब में पड़ा हुआ है तो उसकी जो हाइट है ना, उसकी जो डेप्थ है वो हमें थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसका जो रीज़न है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं अपने पास ये कोई वाटर टैंक है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टैंक है, और इसको हम विजुअलाइज कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ इसका लास्ट में ये सरफेस है, ठीक है, जिसको आप इंटरफेस बोल सकते हैं। ये इंटरफेस है और ये वाटर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू डब्ल्यू लिख सकते हैं, और बाहर एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू ए लिख सकते हैं। अब हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं है। ये ऑब्जेक्ट का इमेज या ये ऑब्जेक्ट हमें कब दिखाई देगा, जब इससे निकलने वाली रे एक जगह पर इंटरसेक्ट करे और वो हमारी आँखों में आते, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले में एक रे यहाँ पे इससे इस तरीके से हम लोग निकालते हैं जो इंटरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट करे, तो ये रे क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई हमारी यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा जो लाइट रे हम यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे, कुछ एंगल पर इंसिडेंट करेंगे कुछ इस तरीके से। ओके, अब देखिए लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, कहाँ, डेंसर से रेयर में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इसके लिए नॉर्मल भी तो होना चाहिए अपने पास, तो हमने यहाँ पर ये बना लिया नॉर्मल कुछ ऐसे। तो यहाँ से इससे अवे जाएगी लाइट रे, तो कुछ इस तरीके से लाइट रे अवे चली जाएगी। अब देखिए हमें एक ये वाली लाइट रे दिखाई दे रही होती है बाहर, और एक ये वाली रे दिखाई दे रही होती है। ये दोनों रे कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी, इसके लिए अगर आप इस वाली रे को पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से कुछ ऐसे, तो ये दोनों रे हमें यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी, यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें यहाँ ऊपर उठ के मिलेगा। तो ये रीजन होता है, हमें जो डेप्थ है किसी ऑब्जेक्ट की किसी मीडियम में, वो एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखाई देती, वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है जब हम रेयर मीडियम से देखते हैं। ये जो डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं, रियल डेप्थ। और जो ये यहाँ से यहाँ तक की आपको डेप्थ दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ, ठीक है। क्या बोलते हैं, अपैरेंट डेप्थ। तो अगर हम इसका नेमिंग करें, यहाँ पे लिखूँ मैं इसको ए, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग बी, और ये हमारे पास ओ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसमें एंगल्स भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल और ये वाला जो एंगल है, एंगल ए आई बी, और ये बी जो एंगल आपको दिख रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर होगा। क्योंकि देखिए सेम रे है, वर्टिकल से एंगल्स इस रे का सेम ही तो होगा, तो ये होगा आर एंगल, ये होगा आई। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो रेड वाली लाइन है और ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, और ये जो बीच में आपको रे दिखाई दे रही है, ये इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमने ये एंगल्स यहाँ पे क्यों कंसिडर किए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिलेशन चाहिए सॉरी, अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ताकि हम लोग किसी मीडियम के लिए कैलकुलेट कर पाएँ रियल डेप्थ क्या होगी ऑब्जेक्ट की, अपैरेंट डेप्थ क्या होगी ऑब्जेक्ट की। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं इस वाले इंटरफेस के लिए। अगर आप चाहते हो तो इसको कुछ नाम दे देते हैं पी क्यू। तो क्या करेंगे, यूजिंग या अप्लाई स्नेल्स लॉ, ठीक है। और स्नेल्स लॉ कैसे लगाएंगे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले स्नेल्स लॉ का यूज़ किया था, उसमें साइन आई अपॉन साइन आर डायरेक्ट ले लिया था। आप चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस मीडियम का आप एंगल ले रहे हो उसका साइन, यानी साइन आई, इंटू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि क्या है, म्यू डब्ल्यू, इक्वल करेंगे दूसरे मीडियम का एंगल यानी साइन आर, और साइन आर के साथ उसका क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, यानी कि म्यू ए। साइन आर को इधर भेजेंगे, म्यू डब्ल्यू को नीचे भेजेंगे यहाँ पे।
देखिए अब मुझे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एयर को इधर भेजूंगा, यानी म्यू ए को इधर भेजेंगे और साइन आई को हम नीचे भेजेंगे। तो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा साइन आर डिवाइड बाय साइन आई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे अगर दूसरा कोई मीडियम होता तो लिखते म्यू 2 1, है ना, इज इक्वल्स टू। अब देखिए साइन आर का वैल्यू क्या रहेगा, अगर आप इस ट्रायंगल में देखें ए आई बी में, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ इसको ए आई बी को, ये रहा, ये एंगल आर है, ये 90 डिग्री, दिस इज वैल्यू ऑफ ए आई और ये बी है। तो अगर आप साइन बोले तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, एंगल को टच करते हुए जो लाइन जाती है वो होता है बेस, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा आई बी या बी आई डिवाइड बाय साइन आई। साइन आई देखिए इसके लिए ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ मैं ए ओ बी, इसको भी अलग बना लेता हूँ यहाँ पे। ये एंगल क्या दिखाई दे रहा है आपको आई, ये 90 डिग्री, ये ए पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है और यहाँ पर है बी पॉइंट। ओके, तो इसमें फिर से अगर आप साइन आई अप्लाई करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये होगा हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ओ बी। ओके, ए बी से कैंसल आउट होगा ए बी, ओ बी जाएगा 4th नंबर का ऊपर, यह है म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी आई। अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए आई का जो प्यूपिल होता है ना वो बहुत छोटा होता है। अगर प्यूपिल बहुत छोटा है तो ये दोनों रे क्या होंगी बहुत पास होंगी, यानी ए और बी जो होगा ना ए और बी वो वेरी वेरी नियर होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एज द साइज ऑफ द प्यूपिल इज स्मॉल, hence the ray OB and OA, the ray OB ये वाली रे और ये वाली रे and OA will enter the eye only if B is क्लोज टू ए। बी अगर बहुत क्लोज है ए के तभी ये रे जो है ना आई में एंटर करेंगी। इसका मतलब ये हुआ अगर बी बहुत पास है ए के, बी बहुत पास है ए के, तो जो बी आई है वो इक्वल होगा किसके ए आई के, लगभग इक्वल होगा किसके ए आई के, और जो बी ओ है ये लगभग इक्वल होगा किसके ए ओ के। हैंस जो आपने बताया यहाँ पे बी आई इक्वल है ए आई के, बी आई लगभग इक्वल है किसके ए आई के, और जो ओ बी है वो लगभग इक्वल है किसके ओ ए के, है ना ओ ए। तो ये दोनों वैल्यू मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ओ बी की जगह क्या रख दिया मैंने ओ ए डिवाइड बाय ए आई की जगह क्या रख दिया मैंने बी आई की जगह क्या रख दिया ए आई। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ए ओ ये एक्चुअल डेप्थ है रियल डेप्थ और ए आई ये अपैरेंट डेप्थ है। तो फिर मेरे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ओके, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आप अपैरेंट डेप्थ का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अपैरेंट डेप्थ का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, इसको मैं इधर भेज देता हूँ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इधर भेज देता हूँ, तो हो जाएगा रियल डेप्थ डिवाइड बाय ए म्यू डब्ल्यू। ओके, तो कुछ इस तरीके से अपैरेंट डेप्थ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रियल डेप्थ का फॉर्मूला हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और बची है यहाँ पे, देखिए ऑब्जेक्ट ना यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया है शिफ्ट हो गया है और ये नॉर्मली शिफ्ट हो गया है। तो जो आई ओ डिस्टेंस है ना इसको हम नॉर्मल शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, यानी इसमें एक और टॉपिक बनेगा जो कि बनेगा नॉर्मल शिफ्ट का। किसका नॉर्मल शिफ्ट का। और नॉर्मल शिफ्ट मैंने भी आपको क्या बताया ये आई ओ है। आई ओ का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, ए ओ में से अगर ए आई
ए ओ में से अगर ए आई माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आई ओ, ठीक है। तो आई ओ का जो वैल्यू होगा, जो कि नॉर्मल शिफ्ट आप कह रहे हो, इसको मैंने क्या बताया, ए ओ में से आप माइनस कर दीजिए ए आई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें, रियल डेप्थ मतलब ए ओ, अपेरेंट डेप्थ मतलब ए आई। तो रियल डेप्थ की जगह क्या मैं रखूँगा, ए ओ, और इसकी जगह क्या रखेंगे, ए आई, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आएगा, ए आई, अपेरेंट डेप्थ ए आई, और रियल डेप्थ की जगह क्या रखा, ए ओ। सो ए आई का वैल्यू क्या है, ए ओ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ए ओ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ए ओ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ए ओ यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, 1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा, 1 डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू ए। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू। किसका वैल्यू, नॉर्मल शिफ्ट का वैल्यू। और जो एक्चुअल डेप्थ है ना, इसको आप कई बार टी से भी लिखते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ और नॉर्मल शिफ्ट।